वक्त था 18 जून 2023 का। टाइटन सबमर्सिबल को पानी के अंदर उतारा जाता है। इसके अंदर बैठे होते हैं 5 लोग। इनका मकसद ये होता है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने पानी के अंदर जाएंगे। इन 5 लोगों को ये नहीं पता होता कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। टाइटैनिक का मलबा सरफेस लेवल से 3800 मीटर नीचे होता है। ये एक एक्सट्रीम किस्म का स्पोर्ट्स एडवेंचर है। जिस तरह कुछ लोगों को पहाड़ों के ऊपर जाने का शौक होता है, उसी तरह कुछ लोगों को समुद्र की गहराई में जाने का शौक होता है। इन लोगों को सरफेस लेवल से टाइटैनिक के पास जाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगने वाला है। शुरू का 1.5 घंटा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। रेगुलर पिंग मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस टाइटन की तरफ से रिसीव होते रहे। हर चीज मामूल के मुताबिक नॉर्मल चल रही थी। 1 घंटा 45 मिनट बाद टाइटन की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है, ड्रॉप 2 वेट्स। इसका मतलब होता है कि सबमर्सिबल ने बैलिस्टिक वेट्स को ड्रॉप कर दिया। बैलिस्टिक वेट्स और कुछ नहीं होते, सिर्फ वेट्स होते हैं ताकि सबमर्सिबल को पानी के अंदर लेके जाया जा सके। और इनको ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि सबमर्सिबल अब आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर आने लगेगी। ये कई तरीकों में से एक तरीका है सबमर्सिबल के लिए ऊपर आने का। इस मैसेजेस की कुछ ही देर बाद टाइटन की तरफ से तमाम कॉन्टेक्ट्स खत्म हो गए। ना ही कोई पिंग मैसेजेस, ना ही कोई सिग्नल्स। हैरानी की बात यह कि ये देखने के बाद भी पोलर प्रिंस के क्रू मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि इत्तेफाक से टाइटन के साथ ये पहले भी कई दफा हो चुका है। लेकिन इस वक्त तक किसी को ये नहीं पता था कि टाइटन के साथ इस वक्त कुछ सीरियस हो चुका है। टाइटन का एक्सपेक्टेड सरफेस टाइम आता है, लेकिन सबमर्सिबल वापस नहीं आती। 15 मिनट फिर 20 मिनट गुजर जाते हैं। रेडियो पे सिर्फ स्टैटिक की आवाज होती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। क्रू अब अंदाजा लगाना शुरू हो जाते हैं कि शायद सबमर्सिबल के ऊपर आने की स्पीड स्लो रही होगी। इसी के साथ 1 घंटा और गुजर जाता है। क्रू बार बार रेडियो ट्राई करता है, हर चैनल, हर फ्रीक्वेंसी, लेकिन हर तरफ खामोशी होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे क्रू को टेंशन होने लग जाती है कि सिर्फ सिग्नल्स का इशू नहीं हो सकता। कोई ओपनली नहीं बोलता, लेकिन सबको अंदाजा हो जाता है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। हर कोई अपने दिमाग में वर्स्ट केस इमेजिन कर रहा होता है। कई घंटे और गुजर जाते हैं, लेकिन टाइटन अब तक अपने सरफेस पे नहीं आती। क्रू मेंबर्स शाम के वक्त यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर टाइटन को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। A submersible vessel which takes people to see the wreck of the Titanic has gone missing in the Atlantic और Ocean. फिर इसके बाद असल रेस शुरू होती है, रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि टाइटन के पास सिर्फ 4 दिनों की ऑक्सीजन होती है। टाइटन ने क्योंकि पानी के अंदर जाना था, तो इस वजह से वो हर तरफ से बिल्कुल बंद होती है। इस वजह से सिर्फ उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है। इस टाइटन का साइज एक छोटी वैन से भी ज्यादा छोटा था। इस वजह से अगर ये पानी के ऊपर भी आ जाए तो पूरे अटलांटिक ओशन में ढूंढना इसको तकरीबन लगभग नामुमकिन था। यूएस कोस्ट गार्ड को ना सिर्फ ये पानी के अंदर ढूंढना था, बल्कि पानी के ऊपर भी ढूंढना था। और इसका साइज क्योंकि एक वैन से भी ज्यादा छोटा था, इसलिए इसको ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ एक और मुश्किल भी थी। टाइटन अगर नीचे से पानी के ऊपर भी आ जाती तो टाइटन को खोलने का रास्ता सिर्फ टाइटन के बाहर से था। इसका मतलब यह है कि अगर टाइटन पानी से ऊपर भी आ जाए तो फिर भी वो लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे जाएंगे। सर्च के दूसरे दिन यूएस नेवी अपना एकॉस्टिक सिस्टम यूज करती है। ये सिस्टम सबमरीन्स और एक्सप्लोजन जैसी आवाज़ों के लिए बना होता है। यूएस नेवी कुछ आवाज़ें तो रिकॉर्ड करता है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो पब्लिक के लिए अभी भी वही स्टोरी होती है कि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। तीसरे दिन फ्रांस और यूएस अपनी आरओवीज डिप्लॉय करती हैं। ये आरओवीज पानी के नीचे जाके टाइटैनिक के मलबे के आसपास कुछ और मलबा ढूंढने की कोशिश करते हैं। चौथे दिन उनको कुछ कार्बन और मेटल के पीसेस मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको पता चलता है कि ये पार्ट्स असल में टाइटन के ही पार्ट्स हैं। इस डिस्कवरी के बाद यूएस कोस्ट गार्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर होती है कि टाइटन इम्प्लोजन का शिकार हुई है। इम्प्लोजन का मतलब असल में होता है कि कोई चीज़ प्रेशर की वजह से दब के तबाह हो जाए। और फिर यहाँ पर एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन लोगों का क्या हुआ होगा जो उसके अंदर थे। सबसे पहले ख्याल तो जो दिमाग में आता है वो ये है कि शायद वो लोग डूब के मर गए होंगे, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। समुद्र की इस गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उन लोगों को पता चलने से पहले ही वो लोग मर गए होंगे। ह्यूमन ब्रेन को किसी भी चीज़ को समझने और रिएक्ट करने के लिए 25 से 50 मिली सेकेंड लगते हैं, मगर ये इम्प्लोजन 1 से 20 मिली सेकेंड के दरमियान हुई होगी। यानी ब्रेन को सिग्नल मिलने से पहले इवेंट खत्म हो चुका होगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असल में तमाम लोगों का एक ही सवाल होता है कि आखिर टाइटन के साथ ये हुआ क्यों है।
जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो होता है स्टॉकटन रश का, ओशन गेट का फाउंडर और सीईओ और टाइटन का सबसे बड़ा डिसीजन मेकर और इस कहानी का विलन। मैं इसे विलन क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चलेगा। स्टॉकटन रश का ख्वाब था कि वो डीप सी सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं बल्कि टूरिस्ट के लिए भी एक्सेसिबल बनाए, लेकिन रियलिटी ये थी कि सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल था जो यहाँ पर लाखों डॉलर की टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए 2009 में उसने ओशन गेट को बनाया और उस ओशन गेट के अंदर उसने पहली सबमर्सिबल बनाई जिसका नाम था साइक्लोप 1। ये सिर्फ 500 मीटर तक की गहराई में जा सकती थी, यानी शैलो वाटर में। लेकिन रश को इतना काफी नहीं था। उसने कहा कि हम वहां जाएंगे जहां कोई और नहीं जाता, और यहीं से साइक्लोप 2 का आइडिया पैदा हुआ। इस बार उसने एक ऐसी सबमर्सिबल बनाई जो कि 4000 मीटर तक जा सकती थी, और 500 मीटर से 4000 मीटर तक की इतनी बड़ी जंप इसलिए क्योंकि उसको साइंस से ज्यादा अपनी डिजाइनिंग पे भरोसा था। और ये बात आपको अभी आगे थोड़ी देर में पता चलेगी कि उसने इस डिजाइन के लिए कितने रूल्स को भी ब्रेक किया था। खैर, बाद में इसी साइक्लोप 2 का नाम उसने मॉडिफाई करके टाइटन रखा, वही टाइटन जो हमारी आज की कहानी में लापरवाही से इम्प्लोड हुई है। टाइटन को देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि ये कोई नॉर्मल सबमर्सिबल नहीं थी। यहाँ एक छोटी सी बात समझाना बहुत जरूरी है। सबमरीन अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली समुद्र के अंदर जा सकती है और वापस भी आ सकती है, जबकि सबमर्सिबल को हमेशा सरफेस पे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और हमारे टाइटन के केस में पोलर प्रिंस ही उसका सहारा था। डीप सी की इस गहराई के अंदर सबमर्सिबल को या तो टाइटेनियम से बनाया जाता या फिर थिक स्टील से, लेकिन टाइटन के अंदर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ था क्योंकि वो चाहता था कि उसका वेट हल्का रहे। ये कार्बन फाइबर हवा में उड़ने वाले जहाज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि लाइट वेट होता है और इससे फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन आज से पहले किसी ने इसको 4000 मीटर की गहराई तक नहीं देखा था। अगर 4000 मीटर की गहराई इमेजिन करना मुश्किल है तो बस इतना समझें कि बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो सिर्फ 830 मीटर ऊंची है। मतलब जहां टाइटन गई वहां तक पहुंचने के लिए बुर्ज खलीफा को 4 दफा एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर वो 4000 मीटर की गहराई तक पहुंच पाएगी। और 4000 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर 380 टाइम्स ज्यादा होता है सरफेस लेवल से। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि समझो कि अगर आप एक उंगली के ऊपर 400 ट्रक्स खड़े कर दो। टाइटन को हर सेकंड यही प्रेशर बर्दाश्त करना था पानी के अंदर। और यहाँ पर असल में अगला मसला शुरू होता है कि क्या कार्बन फाइबर इस तरह का प्रेशर हैंडल कर सकता था। जैसा मैंने आपको पहले ऊपर बताया है कि टाइटन इम्प्लोजन का शिकार हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता था। और एक्सपर्ट्स तो पहले ही ये कह चुके थे कि ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा रिस्की है, और स्टॉकटन रश अपने इसी डिज़ाइन पे 2.5 लाख की फीस चार्ज कर रहा था। सोच के देखो कि ये कितना महंगा एडवेंचर है, मतलब 7 करोड़ सिर्फ 7 से 8 घंटे के ट्रिप का। खैर, उस दिन ये एक्सपेरिमेंटल कार्बन फाइबर पानी के नीचे 3800 मीटर की गहराई तक गया, और इसके अंदर 5 जिंदा इंसान भी थे, और उनमें से एक तो खुद वो स्टॉकटन रश ही था जिसको अपने डिज़ाइन पे पूरे का पूरा भरोसा था, और उस दिन वही सबमर्सिबल को कंट्रोल भी कर रहा था, और वो उस दिन उस हादसे में मारा गया। टाइटन का डिज़ाइन एक कन्वेंशनल स्फेरिकल डिज़ाइन नहीं था। स्फीयर शेप प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसी वजह से हमें अमूमन सबमर्सिबल में एक स्फेरिकल डिज़ाइन ही नजर आता है। मगर टाइटन में सिलेंड्रिकल और लंबा हल यूज हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा डिज़ाइन फेल भी था। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो सोचो तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, एक फुटबॉल और एक लंबा पाइप। अब इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन रखो। फुटबॉल पर वजन हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए वो एक मजबूत शेप होती है। पाइप पर वजन एक लाइन में जम जाता है और वहीं से फिर वो बेंड होकर टूट जाता है। टाइटन के साथ भी यही हुआ कि पैसेंजर्स को ज्यादा बिठाने के लिए टाइटन का हल लॉन्ग शेप में कर दिया गया। ये एक बड़ी गलतियों में से एक और गलती थी, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा। जेम्स कैमरन, जो कि एक डीप सी एक्सप्लोरर भी हैं, उन्होंने भी टाइटन के डिजाइन को लेकर बहुत सख्त तनकीद की है। And these guys broke the rules. इम्प्लोजन के बाद इन्वेस्टिगेशन महीनों तक चली। पहले यूएस कोस्ट गार्ड, फिर कैनेडियन और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने साथ मिलकर बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया। टाइटन के टुकड़े को समुद्र की गहराई से निकाला गया। हर सेंसर, हर छोटे पीस को दोबारा से चेक किया गया। 2023 तक तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी थी, और 2024 से 2025 तक एक्सपर्ट एक नतीजे पे पहुंचे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्रिवेंटेबल डिजास्टर था। और जैसे जैसे लेयर्स खुलती गई, एक के बाद एक शॉकिंग बात सामने आती गई। सबसे पहला झटका तो ये लगा जब पता चला कि ओशन गेट ने अपनी सबमर्सिबल को कहीं से भी सर्टिफाई नहीं करवाया था, ना डीएनबी से और ना ही एबीएस से। इस डिजास्टर के बाद एक और शॉकिंग पास इंसिडेंट सामने आया कि 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मेरीन ऑपरेशन ने एक फॉर्मल सिक्योरिटी वार्निंग दी, जिसमें कहा गया कि टाइटन के हल में सर्टिफिकेशन ही नहीं है, और टाइटन का डिजाइन कभी भी 4000 की डेप्थ के लिए बना ही नहीं था। बजाय कि कंपनी इन वार्निंग्स को सीरियस लेती, उन्होंने उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया ताकि आइंदा कोई भी बंदा कंपनी में ऐसी आवाज ना उठा सके।
याद है मैंने ओशन गेट के सीईओ को स्टोरी में विलन कहा था और उसकी वजह यही है कि इसने सब कुछ जानते हुए भी लोगों की जिंदगी के दांव पे लगाया। और उसने एक इंटरव्यू में कहा कि सर्टिफिकेशंस इनोवेशन को स्लो कर देती हैं, यानी रूल्स फॉलो करना इसके लिए बोरिंग था और खुद की बात को सबसे ऊपर रखा और नतीजा आज ये पूरी दुनिया के सामने है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये एक्सीडेंट नहीं था, एक इंजीनियरिंग डिजास्टर था और उस डिजास्टर की कीमत 5 जानों ने अदा की थी। स्टॉकटन रश, ओशन गेट का सीईओ और पायलट जो खुद इस मिशन को लीड कर रहा था, शहजादा दाऊद जो कि मशहूर ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन है और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, हेमिश हार्डिंग जो कि एक ब्रिटिश बिलियनियर और एक्सट्रीम एडवेंचरर था जो कि इससे पहले स्पेस तक में जा चुका था, और पॉल हेनरी जो कि एक फ्रेंच टाइटैनिक एक्सपर्ट था जिन्होंने 30 मरतबा से ज़्यादा टाइटैनिक के मलबे को नीचे जाके देखा था। आज 2026 में टाइटन का केस दुनिया के इंजीनियरिंग स्कूल्स में एक एग्जाम्पल बन चुका है। ओशन गेट बंद हो चुकी है और डीप सी टूरिज्म पर स्ट्रिक्ट रूल्स डिस्कस हो रहे हैं। कभी ना डूबने वाली टाइटैनिक और टाइटन के डूबने में एक बात कॉमन थी, दोनों ही ओवर कॉन्फिडेंस की नजर हो गई। और अगर आप टाइटैनिक की असल वजह देखना चाहते हैं कि कैसे एक अनसिंकेबल शिप भी ओवर कॉन्फिडेंस की नजर हो सकता है, तो स्क्रीन की इस वीडियो पे क्लिक करें। The secrets of the dark side.